आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसके बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जो फिर उसके बाद आके रिएक्शन जो होता है वो अकर होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको हम लोग जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट के निकल जाता है। और इसका एग्जांपल हो सकता है फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस को कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस अकर होता है। इस वजह से, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो एनर्जी देता है, यानी कि हीट देता है, तो उसको इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर करता है। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी मिलती है, दी नहीं जाती है, मिलती है। जैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्लस हीट निकलते हैं, हीट प्लस लाइट निकलता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो कार्बन कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, अगर उसका हम लोग कंबस्शन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है, प्लस हीट देता है, प्लस लाइट देता है। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन 4 प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखते हैं, जिसको हम लोग कंबाइंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के कंबाइंड केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो HCl दे देता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देता है। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह का रिएक्शन है जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के बीच में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जो अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे गलत लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, 3 अलग अलग फॉर्म से। इस वजह से हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर हम लोग हीट को देते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोलिटिक में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे के एलिमेंट कंपाउंड को तोड़ते हैं और रिएक्शन अकर कराते हैं। फोटोकेमिकल के अंदर हम लोग लाइट को देते हैं या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, व्हेन ए मोर reactive element displace a less reactive element for its compound। यानी कि जब कोई एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और लेस रिएक्टिव जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कंबाइन कर लेता है कंपाउंड के साथ। इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और इसका एक और नाम है सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब उसको हटा देता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर तो मैं साफ साफ बता दूं कि इस रिएक्शन के अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। जैसे 2 कंपाउंड होंगे, दोनों का जो आयन होगा कैट आयन और एनायन, कैट आयन और एनायन, तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। कैटायन एनायन के इस कैटायन इस एनायन के साथ चला जाएगा, ये वाला इस के साथ चला जाएगा। जैसे NaOH है और HCl है तो NaCl के साथ चलेगा, ये कैट आयन है और ये एनायन है, कैट आयन है एनायन है।
तो कैटायन एनायन के साथ चला जाएगा तो NaCl बना लेगा और H2H और OH मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बनाता है। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। ये दो कॉमन टाइप होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। और एक बात बता दूं कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कहीं ना कहीं जाके ये रिडॉक्स रिएक्शन को भी परफॉर्म करता है। जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। Since both take place simultaneously in any given reaction is called redox reaction। यानी कि वो रिएक्शन जो जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रहा है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं ऑक्सीजन को और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग नहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो जो रिडक्शन करता है यानी कि जो ऑक्सीडेशन जिसके देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो जाके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जो ब्लैक इन कलर है। ठीक है, उसको छोड़ बाद में उसको देख लेंगे, कलर के बारे में एक नया एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर देख लिया जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि जो O2 है वो टोटली रिड्यूस हो जा रहा है ना रिएक्ट करके, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल सरफेस आर अटैच्ड बाय द सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस मेटल के ऊपर अटैच हो जाता है और अराउंड इट्स इन सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड etc इज सेड टू बी कोरोड, जंग लग जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, इट इज़ अनडिजायरेबल होता है जो रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को, फेड यानी कि उसके चमक को कम कर देता है, उसके अपीयरेंस को खराब कर देता है। इसको हम लोग कोरोजन से बचने के लिए हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटेशन को यूज किया जा सकता है कोरोजन से बचने के लिए। जैसे पेंट लगाना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, गैल्वेनाइज करना, यानी कि कोटिंग, गैल्वेनाइज मतलब कोटिंग करना किसकी, जिंक की। और ये जो कोरोजन वाला टॉपिक है हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें इस वजह से लेटेस्ट NCERT में ये रिड्यूस भी है। तो जैसे ऑक्सीजन का रिएक्शन आयरन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रेट ऑफ आयरन ऑक्साइड बनाता है। कब बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब दोनों होगा तभी होगा, ऑक्सीजन और वाटर जब दोनों एक साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी जाके कोरोजन अकर होगा। अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन नहीं, वाटर नहीं है तभी नहीं होगा, और जब वाटर है ऑक्सीजन नहीं है तभी कोरोजन अकर नहीं होता है। तो कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब रिएक्शन होता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो ब्राउनिश ग्रीन कलर का। जो सिल्वर को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, यानी कि सल्फर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे कंबाइन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो ब्लैक कलर का होता है। फिर रेंसिडिटी के बारे में देखते हैं। रेंसिडिटी एक तरह का कोरोजन होता है, लेकिन वो एलिमेंट में होता है, ये ऑर्गेनिक में होता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर होता है। रेंसिडिटी जैसे
टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गया, मटेरियल को जो कंटेन करते हैं, फैट हो गया, ऑयल हो गया, वो चेंज कर देते हैं या फिर एक्सपोज खराब कर देते हैं जब लॉन्ग टाइम एयर के अंदर हम लोग रखते हैं, तो इसको हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। ये क्यों होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट और ऑयल का फूड मटेरियल का, जिसके कारण इसका जो स्वाद होता है वो ख़राब हो जाता है। इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग एंटीबॉडीज़ का यूज कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, N2 गैस के अंदर प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग क्यों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? बैलेंसिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नदर बी क्रिएटेड नॉर इन डिस्ट्रॉय बाय द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल मीन से ये ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस वजह से हम लोगों को बैलेंसिंग करना जरूरी है। हमारे एनसीईआरटी के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड दिया है, जिसके अंदर हम लोग बैलेंसिंग प्रोसेस को अगर करते हैं, जिसके जो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ रूल दिए जाते हैं जिसको फॉलो करके हम लोग करते हैं। जैसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं मेटल को, जब मेटल बैलेंस हो जाता है फिर करते हैं नॉन मेटल को। देखो, अगर एक को हिट करेंगे यानी कि एक को बैलेंस करेंगे, फिर प्रीसीड होके फिर देखेंगे क्या कोई और अनबैलेंस तो नहीं हो गया। तो ऐसे करके हम लोग देख के हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर अदर कोई एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे, फिर स्टेट लिख देंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर भी आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।